हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन लेके आए हैं हिमाचल प्रदेश का सेट का पेपर लाइफ साइंस ब्रांच का। तो जो भी स्टूडेंट खास तौर से लाइफ साइंस ब्रांच से हैं और सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट ये जो प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। तो ये अलग अलग स्टेट के अपन पेपर जो है वो सॉल्यूशन करेंगे ताकि सभी स्टेट के जो क्वेश्चन है वो आपके पास पहुंच सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे अपन हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्यूरिंग अमोनिया असिमिलेशन इन मेजोरिटी ऑफ लेग्यूम्स। तो जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, खासतौर से राइजोबिया जो बैक्टीरिया है नोड्यूल्स के अंदर, उनके अंदर लेग्यूम्स प्लांट एक्सपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन, उनमें जो नाइट्रोजन बनती है या फिर अमोनिया जो बनता है उनका एक्सपोर्ट होता है, मतलब नोड्यूल से बाहर निकलते हैं नाइट्रोजन फ्रॉम नोड्यूल टू द अनअफेक्टेड या अनइन्फेक्टेड सेल्स टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ, मतलब नॉर्मल जो नोड्यूल्स है वहाँ से नॉर्मल सेल्स के अंदर ये जो नाइट्रोजन है वो कैसे पहुँचती है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि कोई भी जो प्लांट है, यहाँ पर अपन देखें कि ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर कुछ इस प्रकार की जो रूट होती है उनके अंदर इस प्रकार की कुछ नोड्यूल्स पाई जाती है और इन नोड्यूल्स के अंदर अपन क्या देखते हैं कि इनमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और ये जैसे प्लांट की लीव्स है, तो नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है अमोनिया की वो पूरे प्लांट को नीड होती है। तो यहाँ तक ये नाइट्रोजन जो है वो कैसे पहुँचता है वो अपन देखें। जैसे यहाँ पे अपन देखें कि नाइट्रोजन बनती यहाँ पे है और पहुँचती कहाँ पे है, यहाँ वाली कंडीशन में। तो ये जो नाइट्रोजन है यहाँ से होती हुई, स्टेम से होती हुई यहाँ तक पहुँचती है। तो ये इसका क्वेश्चन का पूछने का मतलब है कि ये जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म के अंदर लेग्यूम नोड्यूल से लेकर ऊपर तक पहुँचती है, किसी भी अदर पार्ट तक पहुँचती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन अपन देखें तो इस फॉर्म में ये पहुँचती है एलेंटोइन। तो ये जो एलेंटोइन है ये क्या है, नाइट्रोजन की ही एक फॉर्म है अमोनिया की, जिसके कारण से इसे एक्सपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्ट फॉर्म भी अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने इसमें बताया है कि जो यूरिट्स है, यूरिट्स आर द प्रीडोमिनेंट नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन के ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रॉम नोड्यूल टू अपर पार्ट। ठीक है ना, नोड्यूल से लेकर अपर जो पार्ट है उनके अंदर इसमें क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आगे इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। ट्रॉपिकल लेग्यूम्स ट्रांसपोर्ट फिक्स नाइट्रोजन, मतलब जो नाइट्रोजन लेग्यूम्स के अंदर फिक्सेशन किया गया है उन नाइट्रोजन को इन फॉर्म ऑफ यूरिट्स। तो यूरिट्स की फॉर्म के अंदर ही इनको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये जो यूरिट्स है इसी के ट्रांसपोर्ट के जो फॉर्म है उनके नाम है एलेंटोइन, एलेंटोइन और इसे एलेंटोट कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये नाइट्रोजन की लेग्यूम से ऊपर की तरफ इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर पूछा गया है कि जो बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर जो यूज में आता है उसका मुख्य जो एम है वो क्या है। ठीक है ना, क्या करते हैं। तो पहली बात तो बैक क्रॉस किसे कहते हैं कि जब पेरेंट से अपन क्रॉस करवाकर, यहाँ दो पेरेंट है इनका क्रॉस करवाकर आपके पास में जो ऑफ स्प्रिंग है जिसे अपन क्या कहते हैं F1 बनी है, इसी का क्रॉस जब इनके पेरेंट के साथ में करवाया जाए, किसी भी पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाया जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, ब्रीडिंग या फिर बैक क्रॉस के नाम से अपन जानते हैं। तो अपन करवाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि जो पेरेंट का जीन है उसका जीन अपन इसमें लेके आना चाहते हैं। ठीक है, इसमें लेके आना चाहते हैं न्यू प्लांट के अंदर। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन देखो आप, जैसे अपन ऑप्शन में देखें यहाँ पर
क्रिएटिंग न्यू वेराइटी, इंक्रीजिंग हेट्रोजाइगोसिटी, ट्रांसफर स्पेसिफिक ट्रेट फ्रॉम ए डोनर पेरेंट टू ए रिकरेंट पेरेंट। ये मैंने आपको अभी भी बताया है कि जो रियल कंडीशन होती है वो ये कंडीशन होती है कि आप करना क्या चाह रहे हो कि जो डोनर पेरेंट है वहाँ से आप रिकरेंट पेरेंट के अंदर जीन है या ट्रेट है या कोई भी फिनोटाइप है उसको ट्रांसफर करना चाह रहे हो। डी ऑप्शन दिया गया है कन्वर्टिंग ए रिकरेंट पेरेंट इनटू ए डोनर पेरेंट, ये जो गलत है। यहाँ पर ऑप्शन अपन जो इस एक्सप्लेनेशन है इसमें अपन देखते हैं इससे रिलेटेड चीज़ें। बैक क्रॉस ब्रीडिंग एनेबल ब्रीडर्स टू ट्रांसफर ए डिजायर्ड ट्रेट, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, कोई भी जीन या करेक्टर या ट्रेट्स जो आप चाहते हो, सच एज ट्रांसजीन फ्रॉम वन वेराइटी, कोई भी वन वेराइटी मतलब डोनर पेरेंट, इनटू द फेवर्ड जेनेटिक बैकग्राउंड ऑफ एनोदर, मतलब रिकरेंट पेरेंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी। आगे अपन देखिए, इफ द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाई ए डोमिनेंट जीन, कोई भी करेक्टर जो डोमिनेंट जीन के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व 4 राउंड ऑफ बैक क्रॉसिंग विद द 7 सीजन, 7 सीजन तक अपन इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ए फ्लेंटेड। तो यहाँ पर देखो फ्लेंटेड का मतलब है चपटी ऑर्गन अराइज फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट इज नोन एज, ठीक है ना। किसी भी जो प्लांट का स्टेम है, सपोज यहाँ पर नॉर्मल एक प्लांट का स्टेम है, इस प्लांट के स्टेम से कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर निकलती है पतली, और ये इसकी जगह लीफ की जगह ये क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। लीफ नहीं बन पाती है इसके अंदर, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पर लीफ नहीं बन पाती है। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो भी क्या है, फोटोसिंथेसिस का। इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस का इनका मेन फंक्शन है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे अपन क्या कहते हैं, ये पूछने का मतलब है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे अपन क्या कहते हैं, क्लेड के नाम से जानते हैं। ये क्लेड होते हैं। देखो यहाँ पर क्लेड की एक्सप्लेनेशन भी दी है, आपके हर क्वेश्चन के साथ में आपका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन साथ लेके आया हूँ कि क्लेड होता क्या है। ए फ्लैटेंड ऑर्गन अराइज फ्रॉम द स्टेम ऑफ लीफ, ठीक है ना। स्टेम से निकलने वाली जो स्ट्रक्चर होती है पतली चपटी, ओफन रिप्लेसिंग द लीव्स, उनको लीव्स की जगह ये डेवलप होती है। इन फोटोसिंथेटिक फंक्शन, इनका मेन जो फंक्शन है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। एज लीव्स इन सच प्लांट, जैसे लीव्स करती है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। एस्पेरागस, यहाँ पर ये बूचर्स या ब्यूचर्स के ऊपर कह सकते हैं, ब्रूम एज टिपिकल रिड्यूस टू स्केल्स। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर जो एंजाइम पूछा है, द एंजाइम दैट कैन बी यूज फॉर लेबलिंग डीएनए यूजिंग निक ट्रांसलेशन। तो निक ट्रांसलेशन में डीएनए की लेबलिंग करने के लिए कौन सा जो एंजाइम है वो खास तौर से यूज में आता है। खास तौर से प्रोप्स बनाने के लिए अपन लेबलिंग की बात करें तो उसमें कौन से एंजाइम के द्वारा अपन लेबल किया जाता है डीएनए को। तो यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके द्वारा डीएनए को लेबलिंग किया जाता है, मतलब डीएनए के किसी भी एंड के ऊपर एक्स्ट्रा ग्रुप को जोड़ना, तो वो उसकी क्या कहलाती है, डीएनए लेबलिंग कहलाती है। तो ये इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए, 5th नंबर, द एंटी ट्यूमर। देखो यहाँ पर पहली चीज़ तो एंटी ट्यूमर पूछी गई है, मतलब ट्यूमर को या कैंसर को रोकने वाले मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन रेड वाइन। कहाँ पे पूछा है, रेड वाइन और ग्रेप्स में पाए जाते हैं। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स है, पहली बात तो एंटी ट्यूमर होनी चाहिए, दूसरी रेड वाइन और रेड ग्रेप्स के अंदर पाए जाते हो। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में दिए गए हैं जेंथोटॉक्सोल, सेसलिन और ये रेजवर रेट्रोल और वारफेरिन। यहाँ पर जो दिया गया है रेजवर रेट्रोल, ये जो इसका ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन है। जो क्या है, पहली चीज़ तो एक एंटी ट्यूमर बायोमोलिक्यूल है और प्रोड्यूस भी कहाँ से किया जाता है, रेड वाइन या ग्रेप से
प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के अंदर देखो, इट इज़ ए पॉलीफिनॉल, इट इज स्टिल्बीन टाइप एरोमेटिक फाइटो एलेक्सिन होता है, विच इज़ पर्सनली, यहाँ पर प्रिंसिपली फाउंड इन रेड ग्रेप्स। तो यहाँ पर कहाँ पे पाया जाता है? रेड ग्रेप्स के अंदर देखने को मिलता है। न्यूमेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ लाइक अपन देखें एंटीऑक्सीडेंट, इसमें कौन सी एक्टिविटी पाई जाती है? एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है, एंटी कैंसर पाई जाती है और एंटी एजिंग एक्टिविटी पाई जाती है। तो ये कुछ एक्टिविटी है जो इसके अंदर देखने को मिलती है। ऑफ रिजर्व या अपन कहें रिजर्व रेट्रोल हैव बीन elaborated into in vitro, in investigational animal model and in human subject। तो ये जो है वो एंटी कैंसर के रूप में यूज में लिया जाने वाला एक केमिकल है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में देखें नंबर ऑफ ट्यूबुलिन फिलामेंट प्रेजेंट इन ए बी ट्यूबुलिन। बी ट्यूबुलिन में कितने फिलामेंट्स देखने मिलते हैं? नंबर 2 ट्यूबुलिन फिलामेंट प्रेजेंट इन ए बी ट्यूबुलिन। तो यहाँ पर जो 13 फिलामेंट है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अपन देख सकते हैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, डाइमर ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन्स। तो ये अल्फा और जो बीटा ट्यूबुलिन्स है वो पोलीमराइज होती है और क्या फॉर्म करते हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। विच आर कंपोज ऑफ 13 माइक्रोफिलामेंट्स असेंबल्ड अराउंड ए होल कोर। एक खोखली स्ट्रक्चर इस प्रकार की बनती है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है और यहाँ पर ये 13 जो है वो अरेंज में रहते हैं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस स्ट्रक्चर ये दिखाई देती है। तो ये कितने हैं? यहाँ पर 13 से मिलकर बने होते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा कि ट्यूबुलिन फिलामेंट्स वो कितने बीटा ट्यूबुलिन से मिलकर बने होते हैं? तो ये बी ट्यूबुलिन से बने होते हैं। तो ये 13 बी ट्यूब्यूल से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 7 नंबर का। अपन देखते हैं सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ प्लांट यूज एज ए सोर्स ऑफ बायोफ्यूल्स। तो बायोफ्यूल्स में यूज आने वाले ऐसे कौन से प्लांट हैं? तो बायोफ्यूल्स में अपन देखें, देखो बायोफ्यूल्स में एक तो आता है पोपुलस, जेट्रोफा और पोंगोमिया। ये इसके जो एग्जाम्पल हैं जो किस में काम आते हैं, खास तौर से बायोफ्यूल प्रोडक्शन में यूज में आते हैं। एक्सप्लेनेशन में अपन देखें पेट्रोक्रॉप्स आर क्विक एनर्जी कन्वर्जिंग प्लांट दैट ग्रो फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, फॉर एग्जाम्पल पोंगेमिया, जेट्रोपा, यूफोर्बिया और पेट्रोक्रॉप्स। ये इसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 8 नंबर। यहाँ पर अपन देखते हैं सुटेबल डाई फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर देखो अलग अलग एग्जाम्पल पूछा गया है कि प्रोटीन के लिए कौन से डाई यूज में आती है और लिपिड के लिए कौन सी आती है और स्टार्च के लिए, स्टार्च ग्रेन्स के लिए कौन सी डाई यूज में ली जाती है। तो देखो सबसे पहली बात तो प्रोटीन के लिए, तो प्रोटीन के लिए तो है कोमासी, ब्रिलियंट ब्लू, और लिपिड के लिए अपन जानते हैं सूडान थर्ड आता है, और स्टार्च ग्रेन्स के लिए अपन जानते हैं आयोडीन का टेस्ट करते भी हैं अपन लैब के अंदर। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा ऑप्शन अपना बैठता है बी ऑप्शन। देखो ये वाला, जहाँ पर एक तो कोमासिन ब्लू डाई अपन ब्रिलियंट ब्लू कह सकते हैं, सूडान थर्ड कह सकते हैं और पोटेशियम आयोडाइड कह सकते हैं, क्योंकि इथिडियम ब्रोमाइड है वो डीएनए और आरएनए को स्टेनिंग करने के लिए यूज में आता है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन के अंदर अपन देखें कोमासिन, ब्रिलियंट ब्लू, ये तो पहली बात तो प्रोटीन की डिटेक्शन के लिए यूज में आता है। तो कौन से मेथड में यूज में आता है, कौन से रिएजेंट में यूज में आता है? तो ये ब्रेड फ्रॉड, कई बार ये ट्विस्ट भी पूछा जाता है कि ब्रेड फ्रॉड जो रीएजेंट है या किसके लिए काम में आता है? तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग, प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन, प्रोटीन टेस्टिंग के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर ब्रेड फ्रॉड कंप्राइज ऑफ द कोमासी ब्रिलियंट ब्लू, जी
250 डाई मिथेनॉल एंड फॉस्फोरिक एसिड हैज़ बीन ट्रेडिशनली यूज फॉर द क्वान्टिफाई प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स की अमाउंट है उसको मापने के लिए यूज में लिया जाता है। यूज ऑफ दिस रिएजेंट इन द ब्रेडफोर्ड एसे रिलाइज ऑन द बाइंडिंग ऑफ द कोमासिन या कोमासी ब्लू G250 डाई टू प्रोटीन। मैंने बता दिया प्रोटीन के लिए यूज में आता है। सूडान थर्ड की बात करें, इज ए लाइसोक्रोम, ये क्या है कि लाइसोक्रोम है, डाई सोल्यूबल इन फैट्स, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर लिपिड स्टेनिंग, लिपिड के स्टेनिंग के लिए क्या आता है, यूज में लिया जाता है। और आगे अपना इसमें है पोटेशियम आयोडाइड एज ए बायोलॉजिकल स्टेनिंग, आयोडीन इज यूजफुल फॉर स्टडी प्लांट सेल्स बिकॉज इट स्टेन स्टार्च, स्टार्च की सीधी सी बात मैं बता दी आपको, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को ब्लू ब्लैक, तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट करता है। एंड इन एनिमल टिश्यू इट कैन हेल्प इन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लिक या न्यूक्लिक एसिड या अपन कहें न्यूक्लियाई एंड सेल मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को स्टेन करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 9 नंबर, यहाँ पर देखें ए जेड स्टेक्ड कंपोजिट इमेज ऑफ ऑप्टिकल सेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, तो यहाँ पर अपन देखें अलग अलग लेवल के इस प्रकार से जिग जैग जैसी जो स्ट्रक्चर होती है, अलग अलग स्टेप के अलग अलग लेवल की जो इमेज बनती है वो पूछा गया है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, जेड स्टेक्ड इमेज कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया कि कौन से माइक्रोस्कोपी के द्वारा जेड स्टेक्ड कंपोजिट इमेज देखने को मिलती है, तो यहाँ पर कॉन्फोकल जो माइक्रोस्कोपी है जिसके द्वारा ये इमेज बनती है। एक्सपीरियंस में अपन देखें, दिस कैन बी डन यूजिंग द कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी वेयर द फील्ड ऑफ व्यू इज रेस्ट्रिक्टेड बोथ एक्सियली एंड longitudinally, much like in a pinhole camera, such that in focus slice of the object can be acquired and Z stacked to form a composite 3D image of object। कोई भी जो स्पेसिमेन है या कोई ऑब्जेक्ट है उसकी 3D इमेज किसके द्वारा दिखाई देता है, जेड स्टैक्ड के द्वारा दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसमें जो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी जो है वो यूज में ली जाती है। फेज कॉन्ट्रास्ट अपन देखें, यहाँ पर फेज कॉन्ट्रास्ट इज ए लाइट माइक्रोस्कोपी टेक्निक यूज टू एनहांस द कॉन्ट्रास्ट ऑफ इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंट, मतलब कोई भी इमेज जिनको आपने स्टेन नहीं किया है, ट्रांसपेरेंट इमेज है या स्पेसिमेन है, एंड कलरलेस स्पेसिमेन, आपने स्टेन नहीं किया पहली बात तो इसलिए कलरलेस स्पेसिमेन है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा माइक्रोस्कोप है जिसके द्वारा विदाउट कलर स्टेन किए भी उसकी इमेजिनेशन देखी जा सकती है उसकी, तो वो कौन सा है, फेज कॉन्ट्रास्ट। इट एनेबल विजुअलाइजेशन ऑफ सेल एंड सेल कंपोनेंट्स दैट वुड बी डिफिकल्ट टू सी यूजिंग द एनोदर या ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोपी, मतलब अदर माइक्रोस्कोप में इतना क्लियर दिखाई नहीं देता है लेकिन विदाउट स्टेनिंग इसके द्वारा अपन देख सकते हैं। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी इज वाइडली यूज फॉर फ्लोरोसेंस इमेजिनेशन इन द लाइफ साइंस। ठीक है ना, तो ये फ्लोरोसेंस के बेस पे काम करता है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ये देखो इसमें थोड़ा सा जो अपन बात करें स्टैटिक का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप इसको खुद सोल्व कर लेना इसको, तो क्योंकि इसमें तो ये ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, डाटा दिए गए हैं, डाटा के अकॉर्डिंग आपको निकालने हैं मिड और मीडियन, तो ये आप इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 11 नंबर का अपन देखते हैं, द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लैक्टेट फर्मेंटेशन, इनमें फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, किसमें, एक तो लैक्टेट फर्मेंटेशन में और एल्कोहल फर्मेंटेशन, दोनों के अंदर। तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर जैसे लैक्टेट फर्मेंटेशन है उसमें तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, पायरुवेट होता है, जबकि एल्कोहल फर्मेंटेशन के अंदर अपन देखें तो एसिटाल्डिहाइड होता है। यहाँ पर इनके जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो कौन होते हैं, एक तो पायरुवेट होता है और एक एसिटाल्डिहाइड होता है। तो इसका राइट आंसर जो वो रहेगा वो अपना ए रहेगा। देयरफॉर ऑप्शन पायरुवेट एंड एसिटाल्डिहाइड बोथ कैन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 12 नंबर, नोड फैक्टर्स आर, देखो नोड फैक्टर क्या होते हैं, तो नोड फैक्टर जो होते हैं वो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करने के लिए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर नोड फैक्टर देखो,
नोड फैक्टर क्या होते हैं? नोड फैक्टर किसके बने होते हैं? पहली बात तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखें तब तो देखो लिपोकाइटिन ओलिगोसेकेराइड के बने होते हैं, तो पहला ऑप्शन ही इसका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा कि नोड फैक्टर होते क्या है या इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो लिपोकाइटिन ओलिगोसेकेराइड के बने होते हैं। तो इसमें एक्सप्लेनेशन देखो, नोड फैक्टर्स आर लिपोकाइटिन ओलिगोसेकेराइड्स दैट आर सिक्रेटेड बाय राइजोपिया। ठीक है, जो राइजोबिया जो बैक्टीरिया है उनके द्वारा सिक्रेट किया जाता है नोड फैक्टर। ट्राइगर दैट डेवलपमेंट प्रोसेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल्स। और ये जो नोड फैक्टर है बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज कर कर जो प्लांट होता है लेग्यूम्स उनकी रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और वहाँ पर जाके नोड्यूल्स का फॉर्मेशन किया जाता है रूट के अंदर, जैसे अपन क्या कहते हैं रूट नोड्यूल्स के नाम से जानते हैं, इसमें खासतौर से लेग्यूम प्लांट्स के अंदर। तो ये है नोड फैक्टर, राइजोबिया के द्वारा रिलीज किए जाने वाले नोड फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। सुक्रोज इज ए प्रिफर्ड मॉलिक्यूल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटो एसिमिलेट बिकॉज। मतलब ट्रांसपोर्ट जो होता है जैसे फोटोसिंथेसिस लीव्स के अंदर होता है, तो लीव्स से लेकर सभी ऑर्गन के अंदर किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? फ्लोएम के द्वारा। तो सुक्रोज के रूप में किसी भी फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, क्यों होता है ये पूछा गया है। पहली बात तो सुक्रोज है वो डाइसेक्राइड है, स्टेबल फॉर्म है, नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म है, उसके साथ अदर मॉलिक्यूल जुड़ नहीं सकता और वो टूटता है तो दो मॉलिक्यूल बनाता, मोनोसेक्राइड्स बनाता है, मोर एनर्जेबल होता है। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन देखा है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो ऑप्शन आ जाएगा कि ये पहली बात तो क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ऑप्शन इसमें देखें, एक्सप्लेनेशन में आप थोड़ा सा देखें, 1 मोल सुक्रोज कंटेन मोर एनर्जी देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड्स। 1 मोल ऑफ मोनोसेक्राइड्स, सीधी सी बात है डाइसेक्राइड तो एनर्जी ज़्यादा होगी मोनोसेक्राइड की बजाय, सच एज ग्लूकोज और फ्रक्टोज। Thus using the disaccharide is more energy efficient for transport and storage। मतलब ज़्यादा एनर्जी एक साथ में ट्रांसपोर्ट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज हो सके। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो आप, इट इज़ ए रिलेटिवली हाई फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि ऑप्शन दिया गया इट इज़ ए मोनोसेक्राइड, ये तो हो ही नहीं सकता। इट इज़ ए रिड्यूसिंग शुगर, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इट लेस स्टेबल देन द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये गलत है। इसका राइट आंसर जो अपना बैठेगा वो बैठेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। यहाँ पर 14 नंबर अपन देखें, फेलिंग रिएक्शन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। देखो रिड्यूसिंग शुगर के टेस्ट के लिए फेलिंग रिएक्शन जो है, फेलिंग टेस्ट है वो यूज में लिया जाता है। ए पॉजिटिव रिएक्शन, यदि मतलब रिड्यूसिंग शुगर है तो ए पॉजिटिव रिएक्शन इज दैट फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर, तो उससे कौन सा कलर बनेगा? रेड कलर बनेगा। ऑफ कॉपर कॉपर डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर विल नॉट गिव ए पॉजिटिव रिएक्शन। इनमें से कौन सा शुगर होगा जो पॉजिटिव रिएक्शन नहीं देगा? पहली बात तो ये किसके लिए होता है? रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। तो यहाँ पर नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर की अपन बात करें तो यहाँ पर एक ही है सुक्रोज, जो कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसका मतलब ये टेस्ट जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज नहीं दे सकता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जाएगा ए सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो इसका टेस्ट नहीं देगा। तो एक्सप्लेन में अपन देखें, देयर फॉर दिस टेस्ट इज यूज ओनली फॉर रिड्यूसिंग शुगर। किसके लिए यूज में आता है? ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए यूज में लिया जाने वाला एक टेस्ट है। दैट कंटेन द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, सुक्रोज डज नॉट कंटेन ए फ्री। ठीक है ना, यहाँ पर अपन देखें सुक्रोज है उसमें कोई भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है एंड इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और ये ऊपर से कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। जबकि टेस्ट फेलिंग जो टेस्ट है वो किसके लिए होता है? रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। एंड देयर फॉर नॉट रिएक्टिव फॉर फेलिंग रिएजेंट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा अपना सुक्रोज, ऑप्शन ए। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन जो है वो अपन देखते हैं 15 नंबर का, 15। द
टू एलील्स ऑफ ए जीन इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म सेग्रीगेट। कोई भी दो एलील जो हैं किसी जीन की डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, वो कहाँ पे सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे सेग्रीगेट होते हैं, एनाफेज फर्स्ट में होते हैं, किसका, मियोसिस की, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में ये क्या होते हैं, एलील्स सेग्रीगेट होते हैं, मतलब सेपरेट होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक्सप्लेन में अपन देखें, मेंडल इन दिस एक्सपेरिमेंटल स्टडीज स्टेट दैट, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल स्टेट है वो कहता है ईच फैक्टर इन ए पेयर सेपरेट ड्यूरिंग द गेमिट फॉर्मेशन, गेमिट फॉर्मेशन के दौरान वो सेपरेट होते हैं, सो दैट ईच गेमिट रिसीव ओनली वन फैक्टर, तो प्रत्येक जो गेमिट है उसमें एक ही फैक्टर आता है, फॉर ईच करेक्टर्स, अलग अलग करेक्टर के लिए। इट इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ म्यूसिस, वो किसके कारण से होता है, म्यूसिस के कारण से। इन म्यूसिस इट अकर ड्यूरिंग द एनाफेज फर्स्ट, तो ये किस में होता है, तो एनाफेज फर्स्ट के अंदर होता है, किसकी, म्यूसिस की फर्स्ट फेज। इस प्रकार से आज का जो अपना वीडियो है विद एक्सप्लेनेशन, वो मैंने आपके लिए एक स्लाइड्स तैयार की थी, क्योंकि काफ़ी टाइम भी लगता है इनमें, काफ़ी मेहनत लगती है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं अपने लाइफ साइंस वाले बच्चों तक इसको शेयर ज़रूर करें, और जो भी कैंडिडेट खास तौर से ये फाइल जो है वो पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम को ज्वाइन करें, कंसेप्ट ऑफ ब्रेन लाइफ साइंस के नाम से। तो वहाँ पर डेली की जो आपको ये पीडीएफ फाइल है वो आपको अवेलेबल होगी। और ये वीडियो है वो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर किया करो, ताकि, और अपने ग्रुप के ऊपर भी शेयर किया करो, ताकि सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके जो लाइफ साइंस के हैं। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।